बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। सबसे पहले हम आपको खेल के मैदान से जो एक ख़बर है आप तक पहुंचाते हैं। पीएसएल क्वालिफाई कर गया है इस्लामाबाद में, जैसे अगर मैं कहूँ कि उसको शिकस्त दे दी है इस्लामाबाद को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो फाइनल में पहुंच गई है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है उन्होंने 210 रन का हदफ दिया था, और 210 रन के हदफ के जो इस्लामाबाद की जो टीम थी उन्होंने 20 ओवर में 179 पर ढेर हो गई और 30 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो हम कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है उनको आगे देखता हुआ पहुंचता हुआ देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन सी टीम जो है उनके साथ आगे पहुंचती है और कौन सी टीम इनकी तरह एफर्ट करती है और खेलती है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स, गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, आज नाजरीन गर्मी आ गई है। गर्मियों में ना मोस्टली धूप का अगर सही इस्तेमाल किया जाए ना तो बड़ा फ़ायदेमंद हो सकती है हमारे लिए। तो सोलर एनर्जी जो है उसके बारे में बताऊं कि वो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका कोई नुकसान नहीं होता। वो इन्वायरमेंटल जो की सिचुएशन होती है ना उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और दूसरा उसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि हमारी जो जेब है ना उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है, हमारी पॉकेट फ्रेंडली होती है, हमारे पैसे जो है वो बचा लेती है। इसीलिए बिजली से तंग आकर जो बिजली के प्राइसेस हैं उनसे परेशान होकर मोस्टली लोग लगवाते हैं सोलर। ठीक है, अगर आप भी बिजली के बिलों से परेशान हैं तो आज का हमारा शो ज़रूर देखें, लाजमी देखें, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि अगर आपने सोलर लगवाना है तो किस टाइप का सोलर होना चाहिए, और आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई जो आपका घर का जो लोड है वो किस तरीके से आप उसके साथ उसको लोड करके चेक कर रहे हैं। फिर किस तरीके के आपने इन्वर्टर्स लेने हैं सोलर के साथ। ठीक है, उसकी जो सोलर प्लेट्स होती हैं जो उसके दोनों साइड से जो बिजली पैदा करती हैं वो आपने जो लेने हैं उसके, और फिर कुछ ऐसी सोलर प्लेट्स होती हैं जो सिर्फ सिंगल साइड से बिजली पैदा कर रही होती है। तो कौन सी प्लेट्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, और अगर आप ख़रीदने भी जा रहे हैं तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि जेन्युइन प्लेट कौन सी है। यही तो इंसान को ज़्यादा समझ नहीं आता। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम, उसके बाद ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है, इनमें क्या फ़र्क होता है। एक आम आदमी को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो आपको कौन सा वाला सिस्टम सूट करेगा ये आप जान सकेंगे आज के प्रोग्राम में। स्टे ट्यून। मेरे पास हैं शाहब कुरैशी साहब जो कि सोलर एक्सपर्ट भी हैं, और आज इनसे सारी बातें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम, वास्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मैंने अगर सोलर लगवाना है, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाना है। मैंने अभी कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ उस हिसाब से आप मुझे बताएं कि स्टार्ट किस तरह से लूँ। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके घर में एसी कितने लगे हैं। अगर एक एसी है, अगर उसकी कैपेसिटी अगर 1 टन है या 1.5 टन है तो उसके लिए 4 किलोवाट का सेटअप जो सा है ना वो बेहतर रहेगा। अगर आपके घर में 2 एसी हैं 1.5 टन के, अगर 2 एसी चलाना चाहते हैं उसके लिए 6 किलोवाट का 6 किलोवाट का पैकेज जो सा है ना वो बेहतर रहेगा। इसके कंपेरिजन अगर आपके घर में 4 एसी हैं या 3 एसी हैं तो फिर 8 किलोवाट एंड 10 किलोवाट को भी हम जो सा इसकी कैलकुलेशन जो सा बनती है सर इसमें। बायोपोलर और मोनोपोलर में क्या फ़र्क है? इन दोनों प्लेट्स में कौन सी प्लेट जो है वो ज़्यादा बिजली पैदा करती है? देखिए आजकल तो जो आ रही है वो मोनोफिशियल ही आ रही है, यानी कि अपना बाईफिशियल पैनल्स जो है ना वो आजकल आ रहे हैं, जो आपके डबल साइड जिसमें जो है ना वो एनर्जी जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली बाईफिशियल स्पेशली डिज़ाइन फॉर टॉल बिल्डिंग होते हैं। मिडल ईस्ट में या दूसरी कंट्रीज़ में जो टॉल बिल्डिंग है, जब सूरज गुरूब हो रहा है तो उसकी ग्रुप के टाइम भी उसकी शुआएँ उसकी बैक पर जो है पड़ जाती है, तो उसकी एफिशिएंसी में थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आजकल जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो तमाम के तमाम सारे बाईफिशियल ही आ रहे हैं। दूसरे अल्फाज में इसको डबल ग्लास जो सा है ना वो कहा जाता है सर उसमें। अच्छा, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने सोलर लगाना है, मैंने कैलकुलेट भी कर लिया कि मैंने 10 किलो वाट का जो पैनल है वो सोलर है वो लगाना है। ठीक है, अब मैं जिनके पास जाऊंगी मुझे किस तरह से पता चलेगा कि ये बंदे ठीक हैं, ये ऑथेंटिक हैं, ये सही काम करने वाले लोग हैं?
मुझे कौन सी ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो देखने की ज़रूरत है? देखिए जी, सबसे पहले ये है कि आप कोई भी चीज़ परचेजिंग करते हैं तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ऐसी शॉप के पास जाएँ जो पुराने बैठे हैं या जिनकी गवर्नमेंट जिनमें मार्केट में रेप्यूट अच्छी है, या मार्केट में जाएँ जिस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आप शॉप को चूज़ करके। पर फिर भी इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अगर पैनल परचेज़ करना है तो उसके लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप ए ग्रेड पैनल अगर आपने चूज़ करना है तो ए ग्रेड की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि उसके शीशे के अंदर एक 16 डिजिट का बार कोड लिखा होता है। वो बार कोड आप उसको स्कैन करते हैं तो कंपनी की तरफ से ए ग्रेड का आपको मैसेज आ जाता है, जो कि सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये पैनल ओरिजिनल ए ग्रेड होता है। तो बाज़ का लोग ये भी कर लेते हैं कि 400 वाट या 350 वाट के पैनल को स्टिकर लगा के 585 या 590 वाट का भी जो था ना वो कर लेते हैं। पर ये तरीकाकार अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको चेक करने का तरीकाकार सिंपल एप्लीकेशन मोबाइल की एप्लीकेशन में मौजूद है। वहाँ पर 16 डिजिट का कोड लगाएंगे, वहाँ पर विद इन 9 सेकेंड आपको ए ग्रेड का मैसेज आ जाएगा। एक्चुअली कंपनी जितने पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब एक कंटेनर आता है उसमें अगर 700 के करीब अगर पैनल्स आती हैं तो 700 के बार कोड जो है ना वो अलग अलग होंगे इस तरह। तो ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो इसके शीशे के अंदर बार कोड लिख दिया जाता है, जो कि इसकी ऑथेंटिकेशन की सबसे बड़ा जो है ना वो सबूत है सारा उसमें। उसके अलावा आप इन्वर्टर है, इन्वर्टर बेसिकली कंपनीज़ के इन्वर्टर होते हैं जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ की होती है, उसकी उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी होती है और बैकअप सपोर्ट भी उनका होता है। तो ये बेसिकली 90% वर्क तो पैनल्स ने करना होता है। तो उसके अलावा आप इन्वर्टर भी अगर अच्छी कंपनी का लेंगे, अंडर वारंटी लेंगे और बाकी इक्विपमेंट भी आप अगर एक्सपर्ट से अगर लगवाएंगे तो मेरे नहीं ख्याल में आपके सिस्टम में किसी किस्म की खराबी का प्रॉब्लम वगैरह नहीं सर। इस वाला जो सिस्टम है इसमें लॉसेस कितने होते हैं? जैसे कहते हैं ना 20% लॉस होता है, जी जी, या फिर 25%, कितना होता है लॉस? इसमें हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 30% इसमें लॉसेस जो है ना वो होते हैं। हम जितनी भी इसकी कैलकुलेशन है 30% लॉसेस करके, यानी कि 10 किलोवाट का अगर सिस्टम है, 10 किलोवाट का अगर इसमें लॉसेस में हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 8000 वाट। 10 किलोवाट सिस्टम में अमूमन जो है ना नेट मीटरिंग उसके साथ अटैच होती है, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ना वो कहलाता है। इसमें नेट मीटरिंग के जरिए आपको जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा है वो आप वापटा को भी जो है सेल कर सकते हैं, यानी इसमें आपको डबल बेनिफिट हो जाता है। 10 किलोवाट को जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होती है आप उसको कंजम्पशन घर में कर लेते हैं। जो आपकी अलग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ग्रीन मीटर के ज़रिए आपको वापडा को जो है वो दे सकते हैं। तो इसमें आपको एक तो डे लाइट में जो आपकी सोलर से एनर्जी आपकी आ रही है वो भी आपकी यूटिलाइज हो जाती है, जो आपकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आप वापडा को भी जो है वो सेल कर सकते हैं। अच्छा, प्लेटें जो हैं अगर सुबह सूरज तुलू हो रहा है, ठीक है, तो क्या वो उसी वक्त बिजली बनाना शुरू कर देगी या फिर सूरज बिल्कुल ऊपर आएगा, प्लेटों की डायरेक्शन में आएगा, अब वो जाकर बिजली बनाएंगी? नहीं, आजकल तो जो अपना वेदर है ये मेरे ख्याल में 7 to 8 AM से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इसकी स्टार्टिंग जो है ना हो जाती है। ऐसा नहीं कि सूरज बिल्कुल ही उसके आप हो तो फिर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। 7, 8 मैक्सिमम 9 AM से इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जो है ना होनी शुरू हो जाती है। तो जब तक सूरज रहता है तो इसकी एफिशिएंसी आपको जो है ना मिलती रहती है सारी। क्योंकि देखिए सूरज आपसे रकम का तकाजा नहीं कर रहा, सूरज आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट अल्टरनेटिव एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करके दे रहा है। तो ये है कि इसका बड़ा अच्छा खासा बेनिफिट है। अगर हम एक 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसमें हमें तकरीबन 200 से 300 यूनिट की सेविंग होती है। अगर 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं उसमें हमें तकरीबन 700 से लेकर 800 यूनिट की सेविंग होगी। अगर 8 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसमें हमें 1000 यूनिट के राउंड अबाउट जो है 10 किलोवाट में तकरीबन 1200 से लेकर 1300 यूनिट की ये महीने की आपको सेविंग है। देखिए आजकल जो पोजीशन है, छोटी फैमिली का हम अगर डिस्कस करते हैं, वो अगर अपना बजट महीने का अगर कैलकुलेट करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा झटका जो लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने का वाहिद जो सा हल है वो सोलर सिस्टम ही है। मैंने काफ़ी बंदों को अगर लगा के दिए तो उनमें मैंने बेशुमार बंदों के मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल -20,000 में देखे हैं, -30,000, यानी कि उनके CR के बिल होते हैं, यानी कि उन्होंने उल्टा वापडा से पेमेंट
पेमेंट लेनी होती है, ये आपकी वंस अ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि इसकी ROI अगर हम 4 किलोवाट की अगर कॉस्ट कैलकुलेट करें, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एक AC और रेफ्रिजरेटर मोटर वगैरह उस पर अगर घर की चलती है तो वो तकरीबन विदाउट बैटरी कोई 2,50,000 का सेटअप जो बनता है। एक ब्रेक के बाद हम इसकी कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे, तो स्टे ट्यून, आप ये ज़रूर देखें ये वाला सेगमेंट, क्योंकि ख़ास आप लोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको पता चल सकता है कि सोलर पैनल अगर अपने घर पे लगवाना है तो किस तरीके से और क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से सोलर पैनल जो आपके काम नहीं करते, क्या गलतियाँ कर बैठते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम सोलर पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम डिफरेंट जो सेटअप्स होते हैं, एक होता है हाइब्रिड, ठीक है, एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, ये तीन, इनमें फ़र्क जो है इसके बारे में जानते हैं कि हमें आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंशिएट्स। देखिए बात यह है कि जो घरों में जो से लग रहे हैं सोलर पैनल सिस्टम वगैरह, वो नॉर्मल हाइब्रिड लगते हैं। हाइब्रिड में बेसिकली ऑप्शन ये होती है कि आपने अगर बैटरी का बैकअप लेना है, अगर आपको बैटरी उसके साथ अटैच करनी है, चाहे लिथियम बैटरी है चाहे जो मर्जी है, तो उसके लिए हाइब्रिड इन्वर्टर होना जो है ना वो ज़रूरी है। अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है तो उसके लिए आपको ऑन ग्रिड सिस्टम ही जो सा है ना वो रिक्वायर्ड है। वो 3 फेज़ के साथ कनेक्ट होता है और जब उसमें ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि जब लाइट चले जाए तो वो आपका सिस्टम सारा बंद हो जाता है। जो हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसके साथ बैटरी अटैच होती है, अगर बैटरी लगा लेंगे तो अगर लाइट चले भी जाती है तो उसके साथ आपको बैटरी के ज़रिए बैकअप जो है ना वो मिलता रहता है सारा उस पर। तो इसलिए नॉर्मल घरों में लोग हाइब्रिड को प्रेफर करते हैं और इंडस्ट्री है, बड़ी अपना फ्लोर मिल्स हैं, वो वहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाता है क्योंकि वो डायरेक्ट ग्रिड के साथ जो है ना वो टाइट होता है सारा उस पर। अच्छा, अब ये बताइएगा कि प्राइसेस के बारे में पूछे तो एक जो सिंगल प्लेट है सोलर की, ठीक है, उसकी प्राइस इस वक्त क्या है? सिंगल प्लेट जो सी है उसकी प्राइस आजकल मार्केट में तो काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली 17,000 से लेकर तकरीबन 18,000 के राउंड अबाउट इसकी प्राइसेस हुई हुई है। जो हाइमो जिसको अपना 7 भी कह सकते हैं, जो प्रीवियस मॉडल है, जो लेटेस्ट मॉडल है वो तकरीबन कुछ 24,000 तक जो है उसकी प्राइस जो है ना वो है। नॉर्मली आपको 17, 18, 19,000 के राउंड अबाउट जो है ना वो प्लेट मिल जाती है सारी। तो 4 किलोवाट की मैं बात कर रहा था, अगर 4 किलोवाट को अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन को 2,50,000 के राउंड अबाउट एक पूरा सेटअप बनता है, जिसमें एक चाइना का इन्वर्टर होता है जिसकी अंडर वारंटी के साथ इन्वर्टर होता है, साथ 6 अदर प्लेट्स होती हैं, साथ स्टैंड है, वाइड DP बॉक्स और इंस्टॉलेशन मिला के एक 2,50,000 का बड़ा एक इकोनॉमिकल पैकेज जो है बनता है। इसमें आप एक 1.5 टन का AC, लाइट्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर, अगर आपने घर की मोटर चलानी है तो AC बंद करके आप मोटर भी। इस 2.5 लाख रुपए में हम एक वॉशिंग मशीन, एक AC, बाकी घर के फैंस, ये मेरे ख्याल से अगर कोई 5 मरले का घर है तो उसके लिए तो बिल्कुल ठीक होगा। उसके लिए बहुत इनफ है। 5 मरले के घर के लिए ये एक आइडियल तरीन पैकेज है, क्योंकि देखें अगर आप 2 ईयर बिफोर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये पैकेज अप्रॉक्सीमेटली डबल प्राइस में जो है ना वो अवेलेबल थे। ये तो हम थैंक्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने आते ही इस पर ड्यूटी जो है ना वो ख़त्म की है। तो राइट नो इस पर किसी किस्म की ड्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बड़ा गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का, इस टाइम सोलर अपने रियली काफ़ी लो प्राइस में जो है ना वो सारा कुछ जो है मौजूद है। इसके कंपैरिजन अगर आप 6 किलोवाट का अगर सिस्टम कैलकुलेट करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कोई तकरीबन 3,90,000 या 4 लाख के करीब। ये पूरा सेटअप चाहे कोई 6 किलोवाट का लगाता है, यू नो, जी जी 6 वाट का, तो ये इसी तरीके से इतनी ही कोई कॉस्ट में जी आएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक 6 अब मगर किलोवाट का 6 किलोवाट का आप 3.5 लाख कह रहे हैं, ठीक है, तकरीबन 4 लाख रुपीज़ का। अच्छा, 3 लाख इसमें ये सारा कुछ शामिल है जिसमें उसमें इसकी फ्रेम होती है, उसकी वायरिंग वगैरह होती है, ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि उसमें एक 6 किलोवाट का एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जो ड्यूल ऑप्शन वाला होता है, उसको ऑन ग्रिड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफ ग्रिड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नेट मीटरिंग शामिल होगी या फिर अलहदा से लगवानी होगी? नेट मीटरिंग इन्वर्टर में नेट मीटरिंग ऑप्शनल होती है। अगर कल को आपने ग्रीन मीटर लगाना तो यही इन्वर्टर आपका उसमें इस्तेमाल भी जो है ना हो सकता है। इसके साथ 10 अदद प्लेट्स। तो ग्रीन मीटर के लिए अलग से अलहदा कोई फीस है? जी जी बिल्कुल, ग्रीन मीटर की अलहदा अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो उसकी नॉर्मली फ़ीस को तकरीबन 65 to 70,000 है, तो उसको फिर अपना अंडर हैंड मनी देकर
वो तकरीबन कोई 125 130 तक जो ना वो ग्रीन मीटर जो ना वो वापडा की मेहरबानी है, उसकी उनकी वजह से इतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट बन जाती है सारी इस पर। अच्छा, मतलब अगर थोड़ा बहुत पैसे जो है वो लगा लिए हैं, अगर हमने लीगल जेन्युइन तरीके से जाते हैं तो क्या वो लेट कर देते हैं, लगाते नहीं हैं, क्या कर देते हैं? जी ये तो बड़ा आपने सेंसिटिव क्वेश्चन अपना छेड़ दिया है। ये वापडा तो इनकी वजह से तो खैर हम बहुत परेशान हैं। बेसिकली मीटर तो लगता है आई थिंक विद इन 1-2 डेज़ में भी लग जाता है। तो ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा अमाउंट उसको देंगे उतनी जल्दी मीटर लग जाता है। तो अगर थोड़ा करके देंगे तो इट्स टेक 1 और 2 मंथ भी लग जाते हैं। तो ये है कि ग्रीन मीटर लग जाता है, पर उसमें थोड़ा सा हार्डल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसके वजह से अपना सार्फ काफ़ी जो है ना वो परेशान होता है सारा उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली आज सोलर पैनल के लिए। एक आखिरी जाते जाते सवाल ज़रूर करूँगी कि कितने घंटे सूरज की रोशनी दरकार है एक दिन के मौसर काम के लिए? देखिए आजकल तो बड़ा आइडियल तरीन वेदर है, अपना हॉट सीज़न चल रहा है और तकरीबन 10 से लेकर 12 घंटे उसको मुसलसल अगर रोशनी मिलती रहती है तो उसकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन जो है ना वो जो है ना बनती है। जो 6 किलोवाट की जो कैलकुलेशन है वो तकरीबन आपको 20 यूनिट 18 से लेकर 20 यूनिट आपको डेली के प्रोवाइड करके देता है। और अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है वो तकरीबन 45 से लेकर 50 यूनिट की आपको प्रोडक्शन अपना जो है ना वो देता है। तो इस तरह कंपैरिजन अगर किया जाए तो तमाम के तमाम सोलर पैनल्स और इन्वर्टर जो से हैं मिल के आपको मंथली अच्छी खासी सेविंग आपको जो है इसमें मिल। अच्छा, ये धोई जाती हैं प्लेट्स जो होती हैं इसकी, तो हाँ कितने टाइम के बाद इनको धो लेना चाहिए? देखिए अव्वल तो खैर बारिश आती है तो उसमें भी हल हो जाता है। वैसे फिर बारिश के पानी के बाद मिट्टी भी तो होती है ना? बिल्कुल वैसे ही है। आजकल तो केमिकल भी ऐसे आए हुए हैं जो आप उस पर थोड़ा सा उसको शावर करें तो वो आफ्टर 1 वीक पर इसके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने या तो सुबह 7-8 से पहले या शाम को अपना मगरिब के बाद आपने इसको धोना है। डे टाइम में इसको अगर आप धोएंगे तो कुछ नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि उस पर अम्पेयर और वोल्टेज वगैरह जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो साथ धूप में अगर शीशा है तो माइट भी अगर आप ठंडा पानी उस पर लगाएं तो वो क्रैक वगैरह भी उसमें जो है ना वो आ सकता है। तो इसलिए है कि आफ्टर 6 उसको आप धो लें। ईजीली उसका है उसके वाइपर से या इसके खास एक ब्रश आए हुए हैं, उसके साथ अगर आप इसको वॉश करेंगे तो वो बड़ा ही आपके लिए जो है ना वो ईजी रहेगा। अच्छा, इस सोलर के लिए इन्वर्टर एसीज़ वगैरह ज़रूरी होते हैं? अगर इन्वर्टर है तो फिर ये अच्छी तरीके से जो है ना उसको कैच करता है। तो क्या पंखे भी इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे इनको यूज़ करने के लिए? नहीं, ये देखें इसके जो ऑलरेडी आपकी पहले अप्लाइंसेस चल रही है सारी वो सारी 220 पर है, उसके लिए फ़ैन्स वगैरह को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैन्स आपके वही के वही सारे जो है ना वो यूज़ होंगे सारे, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता न्यू जो से फ़ैन्स आपके आ रहे हैं वो इन्वर्टेड बेसिस फ़ैन आ रहे हैं, वो वाटेज थोड़े जो है ना वो कम जो है ना वो लेते हैं। तो इसके लिए आपको ये नहीं कि पूरा सिस्टम आप यकमुश्त उसको चेंज करें, वही आपकी अप्लाइंसेस रहेगी तो उसके मुताबिक जो है ना आपका सारा कुछ जो है वो चलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। हमें आज पता चला है कि सोलर पैनल अगर लगाना है तो हम कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा सोलर पैनल सही काम नहीं करता। तो अब आपको पहचान का भी पता चल गया, कितने वॉट का भी पता चल गया, उसकी सफाई का भी पता चल गया, इन्वर्टर कितने चाहिए, कितने वॉट का चाहिए, कितने मरले के घर के लिए चाहिए, कैसा चाहिए, आपको सब कुछ पता है। ये रील सेव कर लीजिएगा, जब लगवाएं तो एक बार देखिएगा। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, दो लोग होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मियाँ बीवी दोनों फ़ैसला करते हैं कि हमने अलग रहना है, ठीक है, हम डिवोर्स लेंगे। वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है किसी भी वजूहात की वजह से। मगर इसमें नुकसान जो है सबसे ज़्यादा जो बीच में औलाद होती है उनको होता है। औलाद वो जिसे हम कहते हैं ना आम अल्फाजों में पिस गई, रुल गई, बर्बाद हो गई, ज़िंदगी ख़राब कर दी, फ्यूचर ख़राब कर, वो सारा कुछ होता है उसी औलाद का, ठीक है। अगर औलाद माँ के पास चली जाती, क्योंकि अगर कोर्ट में केस जाता है तो मोस्टली जो है वो माँ को ही बच्चे कस्टडी जो है वो दी जा रही होती है। अगर उनके पास माँ के पास बच्चे आ गए तो सबसे पहले माँ जो है बच्चों का दिमाग ख़राब करती है कि तेरा बाप ऐसा था, तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तेरा बाप मनूस था, तेरा बाप अय्याश था, तेरा बाप पैसे खाता था,
था, तेरा बाप मुझे मारता था, इतनी ऐसी ऐसी बातें, वो बातें जो कभी शायद हुई भी ना उनके बीच में, मगर माँ बच्चे का ब्रेन स्टॉर्म कर देती है इस तरीके से, इस हद तक के कि बच्चे का दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका होता है और बच्चा जो अपने बाप से नफ़रत करना शुरू कर देता है। दुनिया में चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो अपने बाप को टारगेट बना लेती है और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में नफ़रत जो है अपने बाप से करना शुरू कर देती है। बेटियां तो ख़ास तौर पे जब माएँ इस तरह से अपनी बेटियों को चीज़ सिखाती हैं, अपने बाप के ख़िलाफ़ करती हैं, तो वो तो कहती हैं कल को मैंने शादी भी नहीं करनी। और अगर किसी की ज़िंदगी में उनके साथ शादी हो जाती है तो दिमाग में वही रखती है, नफ़रत, मर्द से नफ़रत। उन बच्चियों के दिमाग में नफ़रत कूट कूट के भर दी जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है, वो जो दो लोग अलग होते हैं उनका कुछ नहीं जाता, ठीक है। ये चाइल्ड कस्टडी बैटल्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। इसी तरह जैसे औरत है, अगर बाप है, बाप के पास कस्टडी है बच्चों की, तो बाप भी ना बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। फिर ऑल तो कानून भी बड़ा गलत करता है, बच्चों को मिलने की इजाज़त देता है पेरेंट्स से, मगर वो भी कोर्ट के बाहर, और कोर्ट के बाहर 10,000 दुनिया ऑलरेडी होती है। वहाँ पर क्या बच्चे तरबियत हासिल करेंगे? अपने बाप से 1 घंटे की मुलाकात का टाइम मिलता है, आधा घंटे की या 2 घंटे की मुलाकात का वो जो टाइम मिलता है, उसमें वो क्या चिप्स बोतलें ला के बच्चे को क्या खिला सकेगा? कितनी देर बैठ सकेगा? कितनी कोई बात कर सकेगा? इतने लोगों के सामने क्या डिस्कस कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो जो बाप बच्चे की फीलिंग्स है, सब कुछ है, वो तो मर जाएगी। तो ये जो बहुत सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे चाइल्ड कस्टडी पे ख़ानदान दो कुत्ते की तरह लड़े होते हैं और सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है बच्चों की, तो ये जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है बैरिस्टर अली खलील गुज्जर साहब, पहले भी हमारे पास आ चुके हैं। आज बड़े इंपॉर्टेंट मौजू को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो चाइल्ड कस्टडी के बारे में बताइए कि कानून क्या कहता है, किस हद तक जो है वो बच्चे बाप या माँ के पास जाएंगे, ये कैसे डिसाइड करता है? देखिए कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से डिवोर्स जो है एक बढ़ता हुआ एक फैशन है। मैं से मजबूरी नहीं कहता, नो डाउट के अल्लाह ताला ने इसकी परमिशन दी, लेकिन मैं ऑन फैक्ट बात कर रहा हूँ आप पूरी कौम से माजरत के साथ। हमारे यहाँ दिन ब दिन इतनी स्पीडली बढ़ते हुए केसेस हैं खुला के और तलाक के कि हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप में शादी होगी, आपको समझ आइए यू आर नॉट फिट फॉर ईच अदर, दैट्स गुड। देखिए वो भी गलत है कि किसी बच्चे के सामने कुत्ते के आप लड़ रहे हैं जी, दैट इज ऑल्सो नॉट नाइस। उसमें भी बच्चे yes. का जो है ना दिमाग खराब हो रहा है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उससे भी बेहतर ये है कि चौकट बदल लें। yes. ये भी है, मगर अगर कर लिया है और उसके बाद ये जो चाइल्ड कस्टडी है, इसके ऊपर भी एक खानदानी लड़ाइयाँ और पूरी नस्ल दर नस्ल चल रही है, इस पे क्या कहें? अच्छा देखिए कि हमारे यहाँ ये जितने मामलात हैं ना, हमारी जब शादी होगी, शादी के बाद बेतहाशा केसेस में मैं देख रहा हूँ इस टाइम, जो प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि 4 साल 5 साल हुए शादी को और उनमें आपस में बन नहीं रही। 5 साल में 4 बच्चे पैदा कर लिए। बच्चे पैदा करते हुए उनको नहीं समझ आ रही कि हमारे यहाँ कि हम लोग एक दूसरे के चल पा रहे नहीं चल पा रहे। माजरत के साथ हमारे पास सबसे बड़ी इंजॉयमेंट उससे पहले वो बच्चे पैदा करनी था, और जैसे ही हमें क्लेशेस स्टार्ट होते हैं, किसी छोटी से छोटी बात में हमें मियाँ बीवी में इख्तलाफ आ गया, सबसे पहले हमारे पास जो एक ब्लैक मेलिंग का टूल है टू यूज़ अगेंस्ट ईच अदर, वो आपका बच्चा है आज के दौर में। मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, हमारे यहाँ लास्ट ईयर सिर्फ पंजाब में जो रजिस्टर्ड तलाक हुई वो 1,47,000 थी। अब अगर 1,47,000 तलाक रजिस्टर्ड हो रही है, इसको अगर फैक्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो ऑन एन एवरेज 3, 3.5, 4 लाख बच्चा मुतासिर हुआ, जिसने अपनी नज़रों के सामने अपने वालिदैन में अलहदगी देखी। और बच्चे के लिए ज़िंदगी का इससे बड़ा ट्रॉमा शायद उनकी डेथ में नहीं थी जितनी अलहदगी थी। उसके बाद बदकिस्मती से हमारे यहाँ गंदी रस्म है कि जैसे ही हमें अलहदगी होती है, हम लोग क्या करते हैं, खूबसूरती से अलहदगी करने के बजाय एक दूसरे पे जो गंदे से गंदा कीचड़ होता है उछालते हैं, और उछालते किसके? बच्चे के सामने। अगर बच्चे बाप के पास है, बाप उनको कहेगा तुम्हारी माँ तो एक बहुत बुरी खतून थी जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं। सेम ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चे माँ के पास हैं, माँ भी कहेगी तुम्हारा बाप तो बहुत ही बुरा आदमी था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो तो राशि था, फलाना पर पता नहीं क्या क्या कह देगी। जबकि वो जानती है कि बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए बाप एक हीरो है, आपने उसकी नज़र में उसको हीरो को बदनाम कर दिया। इसी तरह माँ, जो बच्चों के लिए माँ एक रोल मॉडल थी, आपने उस रोल मॉडल को ख़त्म कर दिया, पाश कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि प्रैक्टिकली बच्चे की जहनीत के ऊपर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। हमें ये बात क्यों समझ नहीं आ पा रही कि बच्चा पैदा करने से पहले हमें इस बात को समझ जाना चाहिए कि बच्चे पैदा करना काम नहीं है। इंसान में और जानवर में जो बेसिक फ़र्क है वो यही है कि जो इंसान होता है बच्चे की तरबियत करता है, बच्चे के इमोशंस को देखता है, अपने इमोशंस को, अपनी ईगोज़ को, अपनी झूठी फ़िलोसफीज़ को वो दबाना जानता है अपने जब बच्चे पैदा हो जाएँ, चाहे वो मियाँ या बीवी हैं।
हज़ारों बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब जो मैंने तलाक की तादाद बताई, इसके बाद हम लोग जब कस्टडी के लिए कोर्ट्स में आते हैं, बिलीव मी, एक जज के पास इस टाइम लाहौर में ऑन एन एवरेज 100 से लेकर 150 केसेस लगा हुआ है। इट्स मीन कि अगर 150 केसेस चाइल्ड कस्टडी का आ रहा है तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 300-400 बच्चा डेली आ रहा है जो दिगर पेरेंट्स से मुलाकात के लिए आ रहा है। जिन कोर्ट प्रेमिसेस में बच्चे बाप से मुलाकात के लिए 300-400 बच्चा इकट्ठा हो रहा हो अदालतों में, आप समझते हैं कि 1 घंटे के बाद, 1 महीने के बाद 1 घंटे के लिए जब वो दूसरे पेरेंट से मिलता है और उस कोर्ट के प्रेमिसेस में जहाँ पे आपका 302 का कातिल मुजरिम भी मौजूद है, जहाँ पे आपके डिकेट भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपके दहशतगर्द भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपके मनशियात फरोश भी मौजूद हैं, वहाँ पे अपने बच्चे को अब लेकर आ रहे हैं, तो बच्चे के ज़हन पर असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। माजरत के साथ मैं समझता हूँ शायद बच्चे का मर जाना छोटा बड़ा सदमा था, लेकिन ये सदमा उससे कहीं बड़ा है कि अपने बच्चे को पेरेंट्स से, अपने सगे बाप से मिलने के लिए कोर्ट के प्रेमिसेस में आना पड़े। सर बड़े पहलू सुने हैं, मगर इस पहलू से तो मेरा ना, मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जितनी तकलीफ़ हुई सुन के। हम बाकी पहलू डिस्कस करते हैं, इसको भूल जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ओह माय गॉड, एक ऐसी कहानी जो मुझे भी सुना रहे थे, जो कि इनकी आंखों देखी है कोर्ट में। वो जो बच्चों को जब पेरेंट्स से मिलवाया जाता है तो बच्चों के साथ जो सिचुएशंस होती हैं, कौन कौन से ट्रॉमा वो फेस कर रहे होते हैं, ज़रा प्लीज़ बताइएगा। चूँकि हमारा कोर्ट सिस्टम जो है वो मुश्तरका है, आल्दो कि इस पर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल जजमेंट्स आ गई कि आप बच्चों को घर में भेजें मुलाकात के लिए, लेकिन लोअर जुडिशरी में 80% जजेस अभी तक इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ उनकी अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं है इस बारे में। हम लोग शौक से कहते थे सी यू इन द कोर्ट, और किसी मामले में कहें तो बात समझ में आती है। अपने बच्चों के मामले में कम से कम हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सी यू इन द कोर्ट। बच्चे कोर्ट में मुलाकात के लिए नहीं होते, बच्चों के लिए घर होता है और वही सब कुछ होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं परसों में देख रहा था, मेरे क्लाइंट DHA से फैमिली आती है और इंतहाई डिसेंट फैमिली, 2 उनके बच्चे, कस्टडी कोर्ट ने इस तरह की कि जो बेटा था 10 साल का वो बाप को दे दिया, जो तकरीबन 5-6 साल की बेटी थी वो माँ को दे दी। अब सिंगल पेरेंट के पास वो रह रहे हैं और मुलाकात करने के लिए आते हैं 1 महीने के बाद 1 घंटे के लिए कोर्ट के प्रेमिसेस में। मिस फिजा, आई विटनेस्ड कि मैं वहाँ पे एक मंजर देख रहा हूँ कि एक मुजरिम जिसकी मुलजिम इंतहाई हालत ख़राब और पूरा उसका हुलिया पुलिस ने बिगाड़ा हुआ, हथकड़ी उसके हाथ में लगी हुई, बाल उसके बिगड़े हुए, और कोई भी आम बंदा उसको देखे यार ये हु इज़ दिस। और वो बच्ची इंतहाई मासूम बच्ची, इंतहाई प्यारी बच्ची, और वो 15 मिनट तक उसको गौर करता रहा। 15 मिनट तक वो उसकी हथकड़ियों को देखती रही, पुलिस वालों को देख रही ऊपर, और गर्मी में दोपहर के टाइम 12 बजे वो कभी उसकी शक्ल देख रही, पुलिस वाले को देख रही है, उसकी हथकड़ी देख रही है। उसमें हिम्मत भी नहीं थी अपनी माँ से पूछे कि क्या है। आखिर हम अपने बच्चों को कोर्ट्स तक, इस नहज तक लाए क्यों हैं? यहाँ तक स्टोरीज क्यों आना शुरू हो गई हमारे घरों की? बच्चे कोर्ट्स में कब से आना शुरू हो गए? मियाँ बीवी में जितना भी इख्तलाफ है, जितनी बड़ी भी बात हो गई है, क्या उस बात को बर्दाश्त करने के लिए ग्राउंड काफ़ी नहीं है कि दूसरा हमारा पार्टनर हमारे बच्चों की माँ या हमारे बच्चों का बाप है? बच्चों का क्या कसूर है? हम लोग अपने बच्चों को मुतासिर क्यों कर रहे हैं? अब ये देखिए कि अगर एक साल में 4-4 लाख बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, ये पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहेंगे, कभी नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे, ये कभी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बच्चे के लिए, बच्चा तो छोटी सी लाउड आवाज़ सुन ले ना, तो बच्चा उसके एक वहम में रहता है, उसको पेन रहता है उसका। तो जब वो अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ शॉटिंग करते देखते हैं और देखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ माँ बाप ही बच्चों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, बच्चा तबाह हो जाएगा। हम बच्चे को भी तो नेगेटिविटी परवान चढ़ा रहे हैं ना। हम बच्चे को सिखा तो सिर्फ नेगेटिविटी रहे हैं। अगर हम उसकी माँ की बुराई कर रहे हैं तो भी नेगेटिव कान भर रहे हैं, माँ अगर बाप के खिलाफ करी है तो भी नेगेटिविटी भर रही है। तो चीज़ें तो परवान, तो हम पॉजिटिव चीज़ें ना दिखा रहे हैं ना करा रहे हैं। एक तो रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं रही, उसमें नेगेटिविटी रह गई, और उसके बाद बातें भी ऐसे कि बच्चे को हम बच्चा नहीं बना रहे, हम बच्चे को पता नहीं क्या शैतान बना रहे हैं। हम बच्चे को हैवान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे को दिखा भी हो रहे हैं और पढ़ा भी हो रहे हैं और समझाने की भी वही कोशिश करें। क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि ये बुरा है, तो हम कहते हैं बच्चा भी कहे ये बुरा है। ये होता पता क्यों है? कि हम लोग मियाँ बीवी अपनी लड़ाई को कमरों से निकालते हैं और लोगों के हाथों में ले जाते हैं, और बैक पे इन मियाँ बीवी को भी कोई ना कोई गाइड कर रहा होता है। बीवी को, उस खतून को कोई ना कोई गाइड करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, देखी जाएगी, फिर देखना ऐसे होता है, फिर देखना ऐसे होता है। इन सारे चक्रों में मैं कलमा पढ़ के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि कल को आपको नजर भी नहीं आता बैक पे। हर बंदा अपनी लाइफ जी रहा न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं और फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, आपकी कॉल्स पे शामिल करेंगे। ठीक है, ब्रेक।
अच्छा, ये जो कस्टडी के बारे में हम बात कर रहे थे, अच्छा मैं कुछ मोटी मोटी एग्जांपल्स देना चाहूँगी, मगर उसमें एक ऐसी एग्जांपल जो मुझे लगता है ये मेरे साथ भी जुड़ी हुई है। फिर मैं अपनी चीज़ को डिस्कस करना वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी कोई बात आप लोगों के साथ ऐसी फजूल में बैठ के डिस्कस करूं, मगर जैसे ये अभी यहाँ पे टॉपिक डिस्कस हुआ है तो मुझे लगता है कभी किसी की बात, किसी की मिसाल आपके लिए बड़ी कारआमद हो जाती है। अच्छे से रिश्ता हो, बुरे से रिश्ता हो, शादी अच्छे से ख़त्म हो, बुरे से ख़त्म हो, बहुत ब्लास्ट करके ख़त्म करें शादी, कुछ भी करें, मगर अगर आपकी ज़िंदगी में बीच में बच्चे मौजूद हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी जो है ना इस तरह से नहीं चला सकते कि बच्चे का जो फ्यूचर है, बच्चे की जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं, उसकी तालीम के, उसकी रिहाइश के, उसके उठने बैठने के, उसकी परवरिश के, वो आप उसके बाप से पूछे बगैर करें। और उसी तरह बाप जो है अपने बच्चे का कोई भी फ़ैसला जो है उसकी माँ से पूछे बगैर नहीं कर सकता। अच्छा, बेसिक तो ये होना चाहिए कि सिर्फ माँ बाप डिसाइड करें, मगर अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है, आप लोग अच्छे हैं टर्म्स में, तो दो ख़ानदान भी आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब मोस्टली मैंने ये देखा है कि सिचुएशंस में ये होता है कि जब दो लोग अलग होते हैं तो वो दो लोग जो है उनको ख़ानदान वाले कह देते हैं कि तुम दोनों ने आपस में बात नहीं करनी, तुमने उसका फ़ोन नहीं उठाना, बच्चे बीच में, ठीक है। माँ के मोबाइल पे अगर फ़ोन आ गया डिवोर्स के बाद भी बच्चे से बात करने के लिए, बच्ची के बारे में कुछ पूछने के लिए, तो क्यों नहीं कुछ बात कर सकती माँ, क्यों नहीं उठा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी और मेरे हस्बैंड की डिवोर्स हो गई, फवाद की, ठीक है, मगर मैंने और फवाद ने यही फ़ैसला किया था कि हम बच्ची का जो फ्यूचर है वो ख़राब नहीं होने देंगे। और हमने ना तो एक झगड़े से डिवोर्स ली कि दो ख़ानदान एक दूसरे के साथ कता ताल्लुक़ कर लें और एक दूसरे से नफ़रतें पैदा करें। मेरे ख़ानदान वाले आज भी उसके ख़ानदान की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके ख़ानदान वाले मेरे ख़ानदान की, और मेरे साथ मेरे जो सास ससुर थे उनका वैसे ही वो सिस्टम है, प्यार मोहब्बत और सब कुछ। उसी तरह मेरे भाई बहन जो हैं वो फवाद की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि कभी कुछ मशवरा चाहिए हो, कोई बात चाहिए हो तो उसको पर्सनली फ़ोन करके कुछ बात बतानी हो, पूछना तो पूछ भी लेते हैं। देखिए, ये टर्म्स, ये दोस्ती, ये रिश्ते, ये ख़त्म नहीं होते सारी ज़िंदगी के लिए, ख़त्म आप लोग करते हैं, ये नफ़रतें आप लोग पैदा करते हैं। और ये नफ़रतें जब पैदा करते हैं तो बच्चे देखते हैं, जिन बच्चों को परवान चढ़ना है, अभी आप लोग जैसे माशरे में खड़ा होना है, उनको कैसे कैसे लोगों को फेस करना है। अब बच्चा जो है अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप रखना चाहते हैं तो उसमें इसी तरीके से आप रख सकते हैं कि जैसे मैं और फवाद, अगर मुझे कभी कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं फवाद को किसी रेस्टोरेंट बुलाती हूँ, वहाँ बुला के उसके साथ बैठती हूँ, चाय पीती हूँ, बात करती हूँ कि फ़राल के लिए मैं ये सोच रही हूँ, फ़राल का मैं ये डॉक्यूमेंट बना रही थी, मुझे मसला हो रहा है, ये हो रहा है। कस्टडी पे हम लोग एक दूसरे से कोई पागलों की तरह चीख नहीं रहे होते, हम एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। उसको कोई टेंशन होती है तो वो मुझसे बात कर लेता है, उसकी अम्मी बात कर लेती है, कोई भी बात कर लेता है, जस्ट नॉर्मल। अगर दो लोग डिवोर्स कर जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते और वो सामने आएगा तो वो आपने मुंह छुपा लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल अपनी सिचुएशन में रह के मिल सकते हैं, आप दूसरे लोगों से नहीं मिलते। अब मैं फवाद से मुंह छुपा लूँ मगर ये सामने बैठे हैं, इनके सामने मुंह लेके बैठ जाऊँ, ठीक है, आपके सामने आ सकती हूँ, मगर अपनी बच्ची का कोई फ़ैसला लेने के लिए, कोई फ्यूचर्स का डिस्कस करने के लिए, उसके कोई मसले पे बात करने के लिए मैं फवाद के सामने नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी होती है, ठीक है, लाइफ रही होती है। अगर अलग हो गए और बच्ची के सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं माँ बाप। एक तो ये कॉन्सेप्ट अपनी ज़िंदगी से हटा दें कि नहीं सामने नहीं आ सकते। भाई, अगर आपके कोई सर पे माँ बाप नहीं है, मेरे तो नहीं है, तो मुझे ही सामने आना पड़ता है, मुझे बात करनी पड़ती है। अगर आपको इतना कुछ है मसला तो आपके कोई पेरेंट्स या आपके कोई भाई बहन वो बात कर लें, और अगर आप भी कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने बच्चे के सामने दिखा सकते हैं कि योर फादर इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ गुड फ्रेंड, यू नो, वो भी यही दिखा सकता है। बच्चे की परवान अच्छी चढ़ाना इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि बच्चे को अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है। बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमा होता है जब दो लोग अलग होते हैं, माँ बाप अलग होते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, एक दूसरे को ताने बद्दुआएं दे रहे होते हैं। बच्चे को ये ट्रॉमा मत दिखाएं, बच्चे के फ्यूचर के लिए काम करें। आप दोनों की ज़िंदगी आप लोग जी चुके हैं, आने वाले बच्चे को अच्छा परवान, अच्छा फ्यूचर दिखाएं, अच्छे लैंग्वेज, अच्छी सोच उनके अंदर पैदा करें, गंदी नहीं। तो ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए भी दी ताकि आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल करें बैठ के। गोरों ने कह दिया टेबल टॉक करें, टेबल टॉक करें, करते आप लोग टेबल टॉक? नहीं करते, ठीक है। एक बिस्तर आपका जहेज़ का रह जाएगा ना, बेड, तो आप चीखते रहेंगे कि नहीं जी हमारा, मैं जो डिवोर्स करके आई तो मेरा बेड वहीं रह गया, तो मेरा फ्रिज भी नहीं दिया, फ्रिज जो है ना दूसरी जो बीवी आई है वो इस्तेमाल करी। भाई छोड़ दें, ये फ्रिज, ये बेड, बच्चा उससे ज़्यादा कीमती चीज़ है। बच्चे की सोच, बच्चे की परवान, बच्चे की तरबियत ज़्यादा बड़ी महंगी चीज़ है। ये अपने जहेज़ के सामानों पे, चीज़ों के सामानों पे मत रोएं,
बस कर जाएं। और अगर कोई औरत, मैं यही बात बार बार कहती हूँ कि कमाना शुरू कर देती है शादी वाली सिचुएशन में ही, और फिर देखती है मियाँ निकम्मा है या कोई ऐसा, और डिवोर्स ले लेती है, तो बाद में भी जो है ना वो अपनी चीज़ें मांग मांग के कोस रही होती है कि भाई मैं खिलाती थी, मैं पालती थी इनको, ठीक है, इसलिए मैं डिवोर्स। भाई छोड़ दें भाई, जिस वजह से भी डिवोर्स ली ना, बच्चे के सामने बात करें ना, दूसरों को जाके अपनी सिचुएशंस बताएं। आपको मैं ये बता दूं, आप ये वाली सिचुएशन किसी और मर्द के सामने रखेंगे ना, दूसरा मर्द भी आपको खाएगा, दूसरा मर्द भी आपको लूटेगा, दूसरा मर्द भी आपको अजियत देगा, तकलीफ देगा। आप सिर्फ ये बताएं ना कि मेरा पहला शौहर मुझे मारता था, दूसरा शौहर भी मारना शुरू कर देता है, और ये कहता है पहले से तो खाती थी, तो मेरे से खा लिया तो अजाब हो गया, उसकी तो मार बड़ी खाती थी, उससे मोहब्बत करती थी। ऐसी बातें सुनने को मिलेगी। सो सॉरी, बट मैंने ये भी मुझे लगा कि प्रैक्टिकली बात भी डिस्कस करनी चाहिए। कोर्ट 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 तो हम बता रहे हैं, मगर जो पहलू आपने भी डिस्कस किया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब ये जो कोर्ट है कि किस तरीके से इधर ये कोई अपील या कोई ऐसे गवर्नमेंट लेवल पे की जा सकती है जिसमें बच्चे जो है जाके कोर्ट में ना मिले अपने पेरेंट्स को, ऐसे गुंडे, मवाली, चरसी, शराबी, ये खूनी जिन्होंने कत्ल भी किए होते हैं, ऐसे लोगों को देख रहे हैं, उनके सामने क्या बच्चों की तरबियत होगी? इसके लिए कोर्ट्स ने काम किया, ADR सेंटर्स बनाए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स, लेकिन बनने के बाद वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाए। उसमें भी हमारी बदकिस्मती कह लें या हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी प्रायोरिटी नहीं है। असल में तो फैमिली सिस्टम, जितने हम बच्चों की बात कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड फैमिली रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के नुमाइंदे कभी भी इस पर सीरियस ना नज़र आएंगे आपको, ना कभी इस पर बात करते नज़र आएंगे। हम तो अपने माजरत के साथ घटिया पॉलिटिकल पॉलिसी से बाहर नहीं निकल पाते। फैमिली सिस्टम और कौम की बात तो हम बहुत बाद में जाके करेंगे। इवन मैं आपको बताऊं एक प्रैक्टिकली, जब फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे हैं और खुदा न ख्वास्ते मेरी बीवी से मेरे इख्तलाफ हो गया, उनको लेके अपने घर में आ गया। अब यहाँ पे हमारे यहाँ एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन होती है 491 सेक्शन की। उसमें होता है क्या, मैं पुलिस से अपने बच्चे मंगवाता हूँ। अब होता क्या है कि बाप के पास बच्चे हैं, माँ फौरी कोर्ट में जाएगी, अदालत में जाएगी, कचहरी में किसी वकील साहब से बात करेगी कि जी मेरे बच्चे तो ये वो बाप ले गया। 491 की पिटीशन दायर करेगा, पुलिस जाएगी, तफ्तीश जाएगा, कांस्टेबल जाएगा, आपके बच्चों को उसके बाप को डाले में बैठाएगा और ला के कोर्ट के सामने पेश कर देगा। डेली बेसिस पे 491 की पिटीशन में बच्चे आगे पेश होते हैं। क्या सिखाया जा रहा है? उससे बड़ी बात और ख़तरनाक बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम लोग कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ये एवेल्यूएशन करते हैं जब कि बच्चा बाप के पास रहेगा, माँ के पास रहेगा, वहाँ पे करैक्टर की बात आती है कि जी करैक्टर किसका बेहतर है। औरत के कैरेक्टर को पहले गंदा कर देंगे जबकि नहीं होगा। उस चक्कर में जो गंद उछाला जाता है, आइसवेयर बहुत अच्छे घरों की बहुत अच्छी खवातीन को मैंने फिजिकल मिसयूज होते देखा है। मैं कसम उठाकर कहता हूँ, जब अदालतों में आप जाते हैं आपको कौन कौन कैसे कैसे इस्तेमाल करके जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ इस इल्जाम से बाहर आ जाइए, इस धोखे से बाहर निकलेंगे सही इन द कोर्ट। फैमिलीज को, बच्चों के बाप को कोर्ट में नहीं देखा जाता, बच्चों की माँ को कोर्ट में नहीं बुलाया जाता। वो आपकी इज्जत है, आपके बच्चों की माँ है। चलिए देखिए, मेरे में और मेरी बीवी में इख्तलाफ हो गया, मानना कि मैं मूव ऑन करके वो मूव ऑन कर गई, मुझे एक अच्छी बीवी मिल सकती है, उसको भी एक अच्छा शोहर मिल सकता है, लेकिन मुझसे बेहतर बाप मेरे बच्चों को कभी नहीं मिल सकता। मैं आखिरी बात कहूंगी कि दो जो लोग होते हैं ना, मियाँ और बीवी, इनमें तलाक होती है, माँ और बाप इनमें कभी तलाक नहीं होती है। टेक अ ब्रेक। हम बात करेंगे आज हड्डियों के हवाले से। हम अपने जिस्म में, खाने पीने में, अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में हर चीज़ का जो है ना बड़ा ख्याल रखते हैं, फोकस करते हैं। मोटे हो जाएं तो दुबले होने की कोशिश करते हैं, दुबले हो जाएं तो मोटे होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो मौसमी फल आ जाए हम कहते हैं चलो यार ये खा लो, तो हमें लगता है कि हम ठीक रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे और हम जो भी सिचुएशन कर रहे हैं अपने साथ वो ठीक करें। मगर आपको पता है, जैसे हमने हर बात का हिसाब किताब देना है ना ऊपर अल्लाह को, उसी तरह हमने अपनी हर चीज़ का भी हिसाब किताब देना है जो आपको अल्लाह ताला ने अता की है, जिसमें आपके नाखून हो गए, इसमें आपकी आंखें हो गई, आपके दांत हो गए, आपके बाल हो गए, आपके जिस्म हो गए, आपके आर्गन्स हो गए, आपके गुर्दे, कलेजी, हर तरीके से आपके बोलना, उठना, चलना, सब चीज़ों का हिसाब किताब है, ठीक है, देखना, हर चीज़। तो फिर हम अपनी एक चीज़ जो है ना जिसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते, वो है हड्डियाँ। देखिए हड्डियाँ आपका, मुझे लगता है आज के दौर में सिर्फ साथ देती हैं 40 साल की उम्र तक। 40 साल के बाद जो है ना, जिससे बात कर लो, जिससे पूछ लो, वो यही बात करेगा, यार आज उठा नहीं जा रहा था, ठीक है यार, अब मैं सोता हूँ तो मेरे जिस्म में से बड़ी पेन निकलती है, कभी कमर दर्द, कभी शोल्डर दर्द, कभी घुटने मेरे रह जाते हैं, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे घुटने नहीं खुलते, चूक हो जाते हैं।
तो हड्डियों की बातें सुनने में ज़्यादा आ रही हैं, बाकी बीमारियों से भी ज़्यादा। तो हम ये हड्डियाँ क्यों ख़राब कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। जो नौजवान लोग हैं ना, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है, उनमें ये इश्यूज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब पहले तो हम ये देखते थे एथलीट है, ये देखें ये चैम्पियन ट्रॉफी लेकर आया है, लेकर आई है, स्पोर्ट्स में ऐसे साइकिलिंग करते हैं, ये करते हैं, रनिंग में तेज़। हमारे जो आज के बच्चे हैं, हम उनको कुछ भी नहीं देते, हम सिवाय उनको फ़ोन, आईपैड और गेम जोन उसमें लगा के रखते हैं। कमरे बंद कर करके बच्चे सारा दिन सारी रात गेम्स खेलते रहते हैं। जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो छुड़वा दी। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, पार्क खाली हैं, अस्पताल भर दिए हमने। तो ये गलतियाँ हमारी अपनी खुद की हैं। हम अपनी जवानी को अपने हाथों धो देते हैं। भाई घर में कपड़े धोएं, जवानी ना धोएं अपनी। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसे जोड़ों के मसले हैं, हड्डियों की तकलीफ़ है, तो आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मेरे तो सवाल वैसे ही आपके आवाज़ बनकर यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछूंगी मैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जो उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये बताइए, और आपका इतना मतलब एक्सपेंसिव इंट्रो जो आपने पूरे का पूरा तफसील दे दी लोगों को आगाही की खातिर। हाँ। और अलार्मिंग मैं कहूँगा कि इंट्रो आपने जो दिया माशाल्लाह। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन वो कलेजी वलेजी जो होती है ज़रा ये मेडिकल टर्म में, और जैसे आपने यूज़ किया वो लगता है ऐसे जैसे आप लक्ष्मी की कोई बात कर रही हैं। दैट हैज़ टू बी टेकन समथिंग कि इसका कोई लफ्ज़ नहीं बदल कोई और देख। सर हम तो इसी ज़बान में बोल सकते हैं, आपकी अच्छा तो बड़ी डिफरेंट ज़बान है। तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़बान में बोलती हूँ जो लोगों को समझ आ जाए। अब आपसे जो है हम ये जानेंगे सबसे पहले कि जो हड्डियों की कमज़ोरी होती है और ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, और इसकी जो है ना रीज़न्स लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी ऐसी हम कोताहियाँ गलतियाँ कर देते हैं जो हड्डियों की बीमारियाँ हमें शुरू हो जाती हैं। आई थिंक कि आपने अगेन आई विल रेफ़र कि जैसा आपने कहा शुरू में कि थकावट, दर्द और इस किस्म की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि सिर्फ इंसान हड्डियों के ज़रिए से नहीं चलता, बल्कि दीज आर द मसल्स, पट्टे हैं, लिगामेंट्स हैं जो कि हमारी मूवमेंट को, इंसान की मूवमेंट को, इवन दी हैवानात जो भी घूमने फिरने वाली या चलने वाली चीज़ें हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ ये मूवमेंट होती है, उसको लेकर ये चलती हैं। सो लिहाजा ये कॉन्सेप्ट कहना कि सिर्फ हम हड्डियों के ऊपर चलते हैं, गालिबन दैट नीड समथिंग अमेंडेड कि हड्डी पट्ठा जोड़, ये तीन कंपोनेंट जो हमारे साथ बनते हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो कि मूवमेंट को और ज़िंदगी को आगे लेके चलता है। अब चूँकि फैशन में आ गया है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भूरापन और ये सारी चीज़ें जो हैं, इट इज़ अ मेडिकल टर्म। और एक जो अगर मैं आपको अब आपके लिए ही हरफ आम में खातिर ये बात करूं कि हड्डी बनने और टूटने का अमल ये सारा ज़िंदगी भर चलता रहता है, एक कुदरत का निज़ाम है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट हम कहते हैं, दैट इज़ अ हेल्दी प्रोसेस कि हड्डियाँ बनती हैं, सेल्स उनके बनते हैं। अच्छा। और सेल्स एब्जॉर्ब होकर टूटते भी जाते हैं। लाइकवाइज जैसे नेल्स हैं कि नाखून बढ़ते हैं, नाखून काटते हैं और फिर पीछे से आते रहते हैं, बाल हैं, बाल काटें, वो भी इसी तरह से खून के खलिए हैं कि खून जो है वो बनता है, और अगर आप खून 3 महीने में एक बोतल दे दें तो इतना खून कुदरत का निज़ाम है ये जो कि वो बनता है, और उस तरह से वो आगे वो चलती रहती हैं। द सेम सर्कल इज़ विद द बोन प्रोसेस, के बोन प्रोसेस के अंदर भी यही होता है। वो होता क्या है, अगर ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए, अगर बच्चे को स्कूल में जाने का वक्त है, बच्चे को कॉलेज में डाल दें या उसको गुल्ली डंडा खेलने के रख दें, तो दैट विल बी अ समथिंग डिस्टर्ब जो कि ग्रेजुअल और एक चीज़ के साथ आगे को आने के लिए चीज़ों के लिए चाहिए होगा। अब होता क्या है, मैं आपसे एक शेयर करूं कि जस्ट आई वाज एट स्कर्दू, 2-4 दिन के लिए मैं गया था, और वहाँ हमारे मेहरबान थे। तो आप तो मुझे जानती हैं थोड़ा बहुत कि खल्क़े खुदा की खातिर इंटरेक्ट करना और देखना अच्छा लगता है, और हैंस आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो दोस्तों ने कहा कि चलो 1-2 दिन का ये कैंप भी कर लें। तो बिलीव इन मी कि आई वेंट थ्रू अबाउट 450 पेशेंट्स, 450 लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन, जो भी छोटी मोटी दवाई दारू या वो देखा, उसमें मुझे हैरानगी है। एंड आई वुड लाइक टू हैव अ रिसर्च ऑन इट कि वहाँ पे उन इलाकों के अंदर ये क्यों ऐसा है कि जो बीबियाँ उनकी कमर दर्द और घुटने के दर्द सिग्निफिकेंटली, ये कोई 90% ख़वातीन के अंदर ये 99% सर किस एज से देखी आपने? तो जी ये किस एज की क्राइटेरिया में, किस ये मैं कह रहा हूँ 40-50 साल, 35 साल देखा, 35 साल, 25 साल, ये वाली है एज की बात है। हम यहाँ पंजाब में बैठ के, या जो एक समझते हैं कि जब एक उम्र के साथ आती है खातून तो एक नज़र आ रहा होता है कि 60-70 की अम्मा जी या बीबी जी, वो नज़र आता है कैसे। बिलीव इन मी कि उम्र पूछते हैं तो वो कहते हैं जी 35 साल है, 40 साल है। वेर एज के मेरे जैसे बाबे को भी दिल चाहता था कि उसको मैं आंटी या बड़ी बाजी करके कह के बुलाऊँ। द रीज़न बीइंग वो देखने में इतनी बड़ी लग रही थी,
इतनी बड़ी वो देखने में लगती थी कि वो 30, 40, 35 साल वाली खातून जो 60, 70 साल की बीबी वहाँ पे लगती है ऐसे करके। अब ऐसा क्यों है? जब टेंटेटिवली विच आई डिग्ड आउट कि वहाँ पे अर्ली मैरिजेस का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। 13 साल 14 साल की बच्ची की शादी हो जाती है जी हमारे ऐसे ही रिवाज है, ऐसे ही होता है। अब ये जो अर्ली आप उस ज़िंदगी के अमल में कर लेते हो, डाल देते हो, जो कि प्रोसेस एक रीज़नेबल जाके आनी चाहिए। 19-20 साल की बच्ची के बाद शादी के वह होना चाहिए। अर्ली शादी, अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली बच्चे की पैदाइश, और बच्चे ये भी वो ज़्यादा, अवामिल है। बच्चे भी ज़्यादा कम भी जो भी हो, अगर कोई अभी मैच्योर है ही नहीं है और आप उसको ये जिम्मेदारी सौंप दोगे, हाउ कम्स के उसके साथ वो चीज़ ठीक होगी। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न विच आई कुड हैव। अभी छोटा मोटा जो मैं कर रहा था, अभी जस्ट कल ही वापस आया हूँ, तो वो मैं छोटा मोटा जो देख रहा था, एक एनालिसिस कर रहा था अपने आज, ये मैंने 30, 40, 50, 100 तो देखा, तो फिर अंदाज़ा हुआ कुछ नहीं कि ठीक होता है, कोई बात नहीं। रूटीन के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास यही आता है ना जी, कमर दर्द है, गोड्या च दर्द है, गिट्टे में दर्द है, पट्ठे नहीं, सुबह उठा नहीं जाता, गर्दन अकड़ी रहती है। दीज आर द रूटीन कंप्लेंट्स। लेकिन जब ये सारी कंप्लेंट्स ख़वातीन के अंदर, मेजॉरिटी के अंदर जब ये देखने को वहाँ पे मिली, तो फिर मुझे ये सोचने को हुआ कि यार ऐसा आखिर क्यों है। देन आई पुट एन क्वेश्चन कि आपकी शादी कब हुई थी। पहले मैं सवाल भी नहीं था ये पूछता कि शादी वादी है जो कुछ है, हालांकि कहा जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि ये ज़रूर आपको पूछना चाहिए, लेकिन आप जब कैंप के अंदर या ऐसी एक बहुत ज़्यादा मरीज़ों का रश होता है तो नहीं पूछते हो। देन आई आस्क्ड रिपीटेडली टू एवरी पर्सन, कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई। तो जब शादियों का पूछा तो पता चला जी 14-15 बड़े बच्चे का जब साथ कोई बेटी उनके साथ आई थी जो कि इसी मुस्तैल के अंदर थी, वो देखा तो उधर तो 13-14 साल का सिर्फ फ़र्क है। मैंने कहा, दिल में मैं हंसा कि यार ये कैसे हो सकता है कि ऐसे। हमारे यहाँ तो होता है ना जी, ये ठीक है मेरी अम्मी तो है लेकिन ये मेरी दूसरी अम्मी ऐसे, है। हाँ। मतलब व्हाट वी फील ओवर हियर ऐसे करके एक जो थोड़ा बहुत रिलेटिवली टू कॉल इट एज अ सेटल्ड एरियाज, उनके अंदर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दूसरी अम्मी है तो चलो दूसरी अम्मी का और पहली अम्मी के बच्चे का फ़र्क जो चलो 8-10 साल का। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि दूसरी अम्मी जो बच्चे से भी छोटी हो सकती छोटी है, लगती सो दैट हैपन्स। तो ये लगती नहीं है, होती भी है वो तो जब दूसरी, प्रोवाइडेड कि वो दूसरी अम्मी है। लेकिन वहाँ पे जो देखा मैंने तो उसका, और इंडीड कि इसके साथ दोस्तों के साथ मिलके, और आई वुड लाइक टू गो अगेन इन एरियाज़ के अंदर, और यहाँ भी रहते हुए जो सेटल्ड एरियाज़ जिनको हम समझते हैं कि कराची है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा जो भी है, कि वहाँ पे जाके ये देखने की हमें ज़रूरत है कि ये ख़वातीन के अंदर क्या है। और ये जो हम अर्ली वेडलॉक और अर्ली मैरिजेस के साथ साथ बच्चों की पैदाइश, तो यकीनी तौर पे ये जो फिर हड्डियों का और पट्ठों का प्रोसेस है उसके ऊपर इसका ये इफ़ेक्ट आता है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ सफरिंग, देन सफरिंग स्टार्ट्स। और एक मैं बड़ा क्लियरली आपसे कह दूं कि ये नज़ला खांसी ज़ुकाम नहीं है, माइंडेड। नज़ला खांसी ज़ुकाम होगा, ठीक हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होएगा, शुगर है, ठीक रहेगी। कम से कम अभी तक साइंस के अंदर इतना ज़रूर है, दवाई शवाई खाओ तो आप ठीक रहे। लेकिन अगर हड्डियों के प्रॉब्लम हो जाए, इफ़ इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट, कि उसके अंदर जो तब्दीली जोड़ के अंदर आ जाएगी, तो वो नाकाबिले वापसी। ये जहन के अंदर एक मैं बड़ा क्लियरली आपके तवज्जो से ये मैसेज देना चाहूँगा आपके नाजरीन को, और जो आपको देखते हैं, यकीनी तौर पे रिजनेबल लोग देखते हैं, मैं समझता हूँ कि जो आपको फॉलो भी करते हैं, सुनते भी हैं, और आप मुझ जैसे एक आम आदमी को भी ये इज़्ज़त बख्शती हैं कि आपके साथ तवज्जो से ये बातें करूँ। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हड्डियों को बचाने के लिए डे 1 से, और उस वक्त जब बच्ची तो क्या, जबकि माँ प्रेग्नेंट होती है, दैट इज़ द टाइम कि उसके साथ उसको सोचना चाहिए। ब्रेक बहुत दरकार है, ज़रूरी है। उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हड्डियों के ऊपर बात कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी कोताहियाँ और गलतियाँ हम कर बैठते हैं जिसमें हमारी हड्डियाँ इस हाल तक पहुँच जाती है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोफेसर अशरफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आज हम हड्डियों की कमज़ोरी के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है ना, चूरा चूरा हो जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या हड्डियों का टूटने का ज़्यादा अंदेशा होता है, ख़तरा होता है? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो हड्डियाँ, अभी अगर आपसे मैं एक अर्ज़ करूँ कि अमूमन एज के अंदर आके, अब एज एक रिलेटिव टर्म हो जाती है, अगर हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो 30-40 साल बंदे का है, उसके अंदर भी ये फ्रैक्चर, जब बंदा कहते तो बंदी बंदा दोनों इकट्ठे हैं, डोंट कंसिडर कि उसके अंदर कोई हमारी ऐसी खातून है या मर्द है जो भी है। और अगर एज के साथ होता है 60-70 साल 75 साल में, अमूमन ये देखा जाता है कि ये कलाई के साथ हड्डी, थोड़ा सा हाथ उल्टा सीधा रखा, कलाई टूट गई। फिर देखने में आता है कि ये चूकने की हड्डी का टूटने का वो अमल हो जाता है कि बाथरूम गए और बाथरूम में ज़रा सा पाँव ऐसे मुड़ा, जी मेरी हड्डी जो है, या हमारे बुज़ुर्ग की हड्डी टूट गई। ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी ये राम कहानी जो अमूमन ये देखने को सुनने को मिलती है। अभी तक
मेरी उम्र माशाल्लाह 64-65 साल हो चली है और 30-40 साल में इसी आपने कहा था पर्सनल बातें नहीं बताते, हड्डियों शड्डियों अपनी के एज बता दी अंदर आपने। हड्डियों शड्डियों वो एज मैंने इसलिए बता दी ना, किसी ने कहा कि लेट उम्र वाला बंदा ठीक होता है। कह रहे थे अपनी बात नहीं बताते, पर्सनल बात नहीं बताते, इतनी अब उसके पर्सनल अंदर जो बताते। आके अब उसके अंदर आके अब उसमें जो एक चीज़ जो है कि वो देखने की चीज़ होती है। अभी तक हम ये सोचने पे हैं कि आया फ्रैक्चर पहले होता है फिर वो मर्द या औरत गिरते हैं या गिरने के साथ वो फ्रैक्चर होता है। ये जो चीज़ है अभी तक इट इज़ नॉट बीन क्लियर। गिरने से पहले भी टूट सकती है। यही वाली बात कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, माइक्रो फ्रैक्चर्स आर देयर। और अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं अभी थोड़ा सा कि अगर घर में बुजुर्गों को देखा होगा कि उनकी शर्ट्स लंबी होना शुरू हो जाती हैं। हाँ। हमारे रिवाज है ना कि बचरखी होती हैं जी, ये मेरे उस वाली और उस तो वाली कद और छोटा वैसे होना भी। शुरू हो जाता है। अब उसकी क्या वजह है, क्यों हो जाती है जी लंबी? क्या कपड़ा लंबा हो जाता है? हाँ। कपड़ा तो नहीं लंबा होता, नहीं, कद No. छोटा होता है। उसमें क्यों कद छोटा आ जाता है? अब जो वर्टेब्रास या जिसको हम पीछे जो कमर के हमारे मोहरे हैं, मोहरों के अंदर जो है एक ख़ास अमल के बाद जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं, और ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से छोटे छोटे फ्रैक्चर, माइक्रो फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं। और माइक्रो फ्रैक्चर्स क्या करते हैं कि अगर मोहरा इतना बड़ा था तो इस मोहरे के अंदर से आप समझें कि कुछ नीचे थोड़ा वो हो जाएगा, माइक्रो है, फिसना शुरू हो जाएगा। तो 33-34 हमारी हड्डियां, उन हड्डियों के अंदर जो मोहरे जब छोटे होने शुरू हो जाएंगे तो यकीनी तौर पे फिर आपका कद लगेगा कि वो छोटा हो गया। कद छोटा हो गया, शर्ट आपकी लंबी होगी। सो ये एक ऐसे एक लेमैन की हैसियत या उसके साथ कहने के लिए, सो इट इज़ ओवर देयर एंड द रीज़न बीइंग, जो शुरू में आपने सवाल पूछा था, दैट इज़ द ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन वो जो हो जाता है। और उसको बचाने के लिए जैसा मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि उस वक्त जब बेटी माँ एक प्रेग्नेंट होती है, दैट इज़ द टाइम कि वो अपने आने वाली नस्ल का करे। बच्ची जब पैदा होती है तो बच्ची जो है ये एक सिंबल और एक ये प्राइड है मेरे नज़दीक तो, कि जिसने आपकी नस्ल को और आपको आगे लेके चलना होगा। हमारे यहाँ तो माशा है जो पुत्र हो जाते हैं वे उल्टे सीधे होते फिर जी जवान आ गया जवान आ गया, वेयर एज इट इज़ नॉट ट्रू। अब मुआशरे के अंदर हमारे यहाँ यही है, बीबी बहन है, आप तो खैर अमीर लोग हैं नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जहाँ माएँ बहनें खुद अपना घर का काम करती हैं, अब उनके साथ क्या होती है, खाना पना वो 3-4 बोटियों वाला खाना अगर है और 1-2 आलू 1 बोटी वाले लोग हैं तो उनमें सबसे पहले जो अच्छा होगा सबसे हिस्सा दिया जाएगा शौहरे नामदार को, मिजाजी खुदा को। फिर कौन होगा? बेटा। बेटा चूँकि हमारा सपूत है और बेटे का ख्याल रखना, चूँकि इसने जी बड़ी जाके दुनिया फतह करनी है, देन इट इज़ द बेटा। फिर कौन होगा? फिर वो बेचारी बेटी, बेटी के लिए। और जो हांडी के अंदर से पूंछ पाँच वाला काम होगा वो माँ अपने आप को बड़ी हीरोइन समझती है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, और खा के वो अल्लाह का शुक्र भी करती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके जो सुबह उठी है अजानों से पहले से लेके सारे ये काम करने के लिए, और अपनी डाइट और अपना ख्याल उसका ये है कि अपने ख़ानदान को, और ख़ानदान भी उनको, जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी का मैं समझता हूँ ये फीचर है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि वो बच्ची जब माँ प्रेग्नेंट है, वो बीबी, उसको अपने बच्चे के ख्याल रखने की खातिर उसका ज़रूरी है जब वो अपनी डाइट ठीक रखेगी, एक्सरसाइज ठीक रखेगी। हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है कि हुकूमती सतह पे हमारे पास हों काउंसलिंग कंसल्टेशंस के प्रेग्नेंट ख़वातीन को साथ। हमारे यहाँ मतलब एक प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर अस्पताल आती तो समझते हैं ये बीमार है, बीमारी के अलावा कोई काउंसलिंग के लिए नहीं आता। मैं समझता हूँ अपनी नाकस राय के अंदर, और आई प्रमोट, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन इन दैट सेंस के जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हो, लेकिन मैं इस हद तक पॉलिटिकल ज़रूर हूँ कि यहाँ पे जो हमारा तीसरा निज़ाम होना चाहिए दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट्स। अगर लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, यूनियन काउंसिल्स होंगी, और वहाँ पे फिर ये सेंटर्स बनेंगे कि गली मोहल्ला यूनियन काउंसिल्स के अंदर कि हमारे खिदमत मरकज़ वहाँ पे मौजूद हों, वहाँ काउंसलिंग के लिए मौजूद हों, ख़वातीन की बेहतरी के लिए, ब्रेस्ट कैंसर कितना ज़्यादा आ रहा है उसके लिए वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस वो दी जाए, बच्चों की देखभाल की खातिर। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि हमारे मुल्क के अंदर, समाज के अंदर, और ये दुनिया ने फ़िज़ा देखो, नया पहिया ईजाद करना की बड़ी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से साइंसदान बैठते ऐसे हैं जो भी कोई हुकूमत में आता है कि नया पहिया ईजाद करने की वो बातें करेंगे। वेयर एज दिस हैज़ बीन डन, दुनिया ने कर लिया। अब आप अगर कहें कि जी 5 साल 9 साल की बच्ची की शादी कर देनी चाहिए, निकाह कर देनी चाहिए, चूँकि ये सारा दुरुस्त है, तो ये दुनिया उससे साथ आ गया है कि ये ठीक नहीं है। मैं करता हूँ तो मैं करता रहूँ, किसी ने मुझे मना थोड़ी करना है। अगर मुझे आई है और मैंने मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगानी है, क्योंकि जी पहले बहुत लोग ऊंची जगह से कूदा करते थे, कूद जाएगा कोई ना कोई जाके, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? ऐसा दुरुस्त कतई तौर पे नहीं होएगा। और दुनिया के अंदर दुनिया ने जिसने अपने मुआशरे को ठीक किया,
आई एम नॉट अ पर्सन के जो कहूँ कि फ़लाँ मुल्क चंगा जी फ़लाना पैड़ा है, नॉट एट ऑल। इट इज़ अबाउट अ सोसाइटी, अबाउट अ पर्सन, कि वो शख्स जो है एक ख़ानदान के लिए, जो कि हर एक अपने ख़ानदान के लिए, उसके अंदर यही चीज़ें, और वो है सेहतमंदाना सोच और सेहतमंदाना आपका लाइफस्टाइल, जिसके अंदर ना फ्रैक्चर्स होंगे, ना आपकी हड्डियों की कमज़ोरी होगी, ना आपको सुबह को जिस्म टूटे फूटेगा, और ना ये एक प्रेशर अनसीन जो हमारे साथ आ रहे हैं माशरे के अंदर। और सबसे बढ़ के अंदर ये नफ्सियाती मसला ही है, नफ्सियाती मसला इज़ एट द टॉप। और बीबियों की खातिर मैं जो हूँ कि मतलब आम पर्सन जो कि, एंड आई वेरी प्राउड स्टे अबाउट इट, कि मैं वुमेन राइट्स का एक एक्टिविस्ट समझता हूँ कि वो बेचारियाँ नफ्सियाती मरीज़ ऐसी हैं, वो किसी को अपना दुख कह भी नहीं सकती, ना बेटियां कह सकती है, ना माँ कह सकती है, ना बहन कह सकती है, और ना ही बड़े बड़े लीडर हजरात हमारे वो कह सकते हैं। तो आई फील कि अपने आप को ठीक रखने के लिए अपना तर्ज ज़िंदगी, अपनी सोच, ये सारी चीज़ें ठीक। अभी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे मगर ब्रेक के बाद। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम हड्डियों के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम अपनी हड्डियों का ख़ास ख्याल कैसे रख सकते हैं। हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है ना प्रोफेसर, वो हमें ये कहते हैं कि विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी। आप हों या बच्चे हों, वो आपने विटामिन डी लेना है, क्योंकि वो कहते हैं कि कैल्शियम आपकी बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक विटामिन डी आपकी बॉडी में ना हो। तो आप लोग विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और फॉर बोन्स इफ़ यू टॉक, तो विटामिन डी डेफिनेटली जो है ना रेकमेंड करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये दुरुस्त बात है कि विटामिन डी इज़ वेरी मच इसेंशियल, लाइकवाइज कैल्शियम इज़ वेरी मच इसेंशियल, फॉस्फेट इज़ वेरी मच इसेंशियल, और जितने भी विटामिन्स हों, B1, B6, B12 और जितने भी आपने नाम लेती जाएँ, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब करना कि हर बंदे को क्या विटामिन डी लेना चाहिए, एक तो जो आई फील एंड आई एवर प्रोपोगेट कि जो नेचर है और हमारे पास थोड़ा सा अल्लाह ताला का ये एहसान है कि विटामिन डी ये सुबह के मॉर्निंग जो सूरज है उसके साथ मौजूद है, और सुबह का सूरज सुबह 9-10 बजे से पहले तक का। अगर आज के दिनों में देखें कि सूरज सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे निकलना शुरू हो जाता है और लाहौर तंदूर अब बना हुआ है, तो इसके अंदर भी सुबह की जो है वो, और उसके लिए ये नहीं कि मैं कपड़े शपड़े पाँव पे और सर को लपेट के और समझूं कि जी मैं सूरज के साथ, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर जैसे सन बात लोग लेते हैं कि अगर जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो फिर ये सारा प्रोसेस होता है और हमारी हड्डियों को और विटामिन डी हमारी बॉडी को वो मिलता है। मगर सर जो हम सनब्लॉक लगा के प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, वो लेयर हम बाद की बात करते हैं। हाँ। कि जब यूवी इसके साथ, सन के साथ आ जाएगा, देन यू नीड अ सन ब्लॉक, उससे पहले नहीं। अब सुबह का अर्ली मॉर्निंग इज रिच ऑफ द विटामिन डी। ये कुदरत का निजाम है, जो जितना चाहिए आप ले लेंगे, ज्यादा होगा तो खुद ब खुद निकल जाएगा। अच्छा। अब जो हमारे यहाँ एक प्रोपोगेट किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली मैं इसे कहूंगा कि जी हर बंदा ही विटामिन डी ले ले। हाँ। अगर ज्यादा विटामिन डी ले लोगे तो फिर क्या होगा, ये किसी ने सोचा है? अब हो सकता है वो 5% हों, 10% मरीज़ बनते हों, और ऐसे मरीज़ जिसका कि आपने मतलब वो बुरा मनाया कि मैंने अपनी उम्र क्यों बता दी, लेकिन उस उम्र के अंदर से मैंने यही देखा कि वो मरीज़ जिनको कि विटामिन डी की एक्सेस होगी, तो उनके बॉडी पेन्स, उनके मसाइल, दैट वाज बिकॉज ऑफ द हाइपर विटामिन डी। उसको निकालना जो ज़्यादा एक मसला बन जाता है, मतलब उनको फ्लश आउट भी करना पड़ता है, फ्लश आउट यकीनी तौर पे करना, किसी की भी एक्सेस जब होगी तो उसके लिए जो एक एजिंग वाले लोग हैं, या बच्चों के लिए या एजिंग वाले, कि जिनको समझा जाए कि ये विटामिन डी की कमज़ोरी, और उसके लिए क्या वो टेस्ट होते हैं हमारे कुछ, उसके अंदर विटामिन डी का टेस्ट करते हैं, कैल्शियम को करते हैं, इसी तरह से एक स्कैन होता है कि बॉडी के अंदर हिप और स्पाइन के ऊपर वो स्कैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिग्निफिकेंटली, उसको करके देखते हैं, एंड देन द डॉक्टर कैलकुलेट्स कि आपको विटामिन डी की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है। अभी जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि जी तबीयत बड़ी ख़राब हुई, वो टीके शीके मिलते हैं खाने पीने के लिए, तो उसने कहा कि चलो इतना जो लेना है तो एक ही दफ़ा क्यों ना करो। उन्होंने सवेरे भी टीका पी लिया, जो कि 15 दिन में एक दफ़ा पीना चाहिए, वो सुबह भी टीका पी लिया, शाम को भी टीका पी लिया, बीबी जी की अब तबीयत ख़राब हो गई। अब इस किस्म का जो है ना सेल्फ मेडिकेशन का, या इवन फॉर द डॉक्टर्स के हर बंदे आने वाले को तुम विटामिन डी लिखते जाओ, ये बात दुरुस्त है कि हर बंदे का जहाँ जहाँ हर दूसरा बंदा ही नफ्सियाती मरीज़ यहाँ पे हमें नज़र आता है, साइकोलॉजिकली सोशो इकोनॉमिकली उनके प्रेशर्स होंगे, बट डज़ नॉट मीन बाय कि हम हर दूसरे मरीज़ को उसके नफ्सियाती जो है दवाइयाँ लिखना शुरू कर छोड़ें। तो ये एक ट्रेंड मुआशरे के अंदर है। लाइक वाइज के विटामिन किसी डॉक्टर के पास जाओगे 4-5 से कम नुस्खा नहीं लिखा। तो यू डोंट रेकमेंड एवरीवन। आई बिलीव कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए कि जिनको ज़रूरत है, ये एक अलग से बात है जी, टेस्ट महंगा है या टेस्ट सस्ता है, ये अब हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या हमारे सोशल मसाइल उसके साथ आते हैं। एक चीज़ अगर तजर्बे के साथ बंदा समझता है कि यस आई फील कि जितने उन्होंने एक्सरे करवाए, एक्सरे के अंदर नज़र आ गया, आपकी बॉडी जो है वो उसको बता दिया कि विटामिन डी इनको
आपको चाहिए, फेयर एनफ दे सकते हैं, मुझे इसके साथ कतई तौर पर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैं उनमें से हूँ जो कि अपने तजर्बे या अपनी फरासत या जहन के ऊपर बिलीव नहीं करता। उसके साथ साथ एक स्पोर्टिव एविडेंस जब तक ना हो, मैं समझता हूँ कि मेडिकेशन वो नहीं देनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड, इसके अंदर आपको अपनी डाइट, और डाइट डज नॉट मीन बाय कि आप गोश्त खाते हो कि गोश्त है हड्डियों के बगैर वाला खाओगे तो उसमें ज़्यादा होगा, नलियाँ खाएं, जो भी गोश्त हाँ। आप नलियाँ भी खाएं, बाकी, लेकिन उसको हजम करना फिजा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपकी फिजिकल के सुबह को उठे जाके दिन के अंदर आपको 2-3-4 किलोमीटर जो है वो, अब ख़वातीन में जो एक सबसे बड़ा होता है जी कि डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, मैं तो इधर भी करें, इट डज नॉट मीन बाय वो काम करना उनकी वो फिजिकल एक्सरसाइज ये हुआ है। जोड़ तो उस हरकत के साथ नहीं आते, ये कंधों का मसला शुरू है, हार्ट रेट ज़्यादा, पल्स रेट, बट हैज़ टू बी कि अगर खुदारा, मैं बिलखुसूस आपके तो बीबियों के लिए कि अपने आप का ख्याल रखें, अपने चेहरे का भी ज़रूर ख्याल रखें, लेकिन उसके साथ साथ आप इंसान हैं और यकीन जाने कि आपका जन्म भी एक ही जन्म है ख़वातीन के लिए। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को खुश रखें, वो चीज़ करें जिसके साथ आप जहनी तौर पे जो है वो खुशहाल और सेहतमंद रहते रहें। और हड्डियों के लिए दैट इज़ द एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज के साथ आप जो है फल खाएं अगर अल्लाह ताला ने दिया है, सब्जियां खाएं, और गोश्त की तो आप नलियों समेत वाली वो बातें मैं तो खाती हूँ, बड़े शौक से खाती हूँ, मगर मैं वर्कआउट करती हूँ। मुझे सुन के कोई ये ना शुरू कर दे कि नलियाँ खाना शुरू कर दे, मैं स्पेशली नलियाँ लेकर आती हूँ, मसाले में उसको भून के गूदे की नलियाँ बड़े शौक से बासी रोटी पे रख के खाती हूँ। ज्यादा भूनना नहीं चाहिए जो भी चीज़ है, बाय द वे ये ज्यादा भून के उसकी जो है ना सारी ये खत्म करने का हमारे यहाँ खासा नली के अंदर कौन सा मसाला इतना सा होना चाहिए, नॉट ओनली गोश्त के साथ भी, हमारी जो चीज़ भी खाओ ना, दाल खा लो, गोश्त खा लो, अल्लाह के फजल से वो मिर्चें और वो मसालों का एक ही टेस्ट होगा। अच्छा, तो उसके लिए जो भी चीज़ खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, गोश्त थोड़ी सी थोड़ा सा अमल के साथ उसके भूनने शूने के अमल को जरा। सर वो जो नली होती है ना वो भुनती कोई नहीं है, ऊपर से हड्डी भुन जाती है तो नली अंदर पूरी साबुत होती है, उसको बासी रोटी पे ऐसे निकाले तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर एक भुनी भुनी खुशबू होती है। कभी बासी रोटी पे रख के खाइएगा, उसके बाद आप जब मेरे शो पे आएंगे आप कहेंगे रात ही में खाता। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आप उनमें से जो हड्डी लाके आए जो हाथ मार मार के जो है ना प्लेट, और जब ये आदत पड़ जाए इतना बुरा लगता है कि किसी भी होटल के अंदर कोई बीबी ला रही होती है। आपको पता है, और मुझे कोई टोक देना तो मैं आगे से कहती हूँ मेरा घर नहीं चलाते, मैं इनको पैसे दे के खाने आई हूँ, मैं तो ऐसे बहुत अच्छा करती है माशाल्लाह, प्लेट भी। सर कितने मजे की आज हमने नेचुरल बातें भी की है। आई लाइक दिस सेगमेंट अ लॉट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, यू आर द वेरी नेचुरल पर्सन। डॉक्टर साहब अगर एक दिन के अंदर 200 पेशेंट भी देखते हैं तो ऐसे नहीं देखते, वो बहुत पर्सनल होके पूछते हैं, पूरा हुलिया चीज़ें समझते हैं, बीमारी को सही डायग्नोस करते हैं, उसके बाद दवाई देते हैं। सच अ गुड सोल, बहुत अच्छे इंसान है। और पर्सनली अल्लाह ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी मैं आपके पास ही आऊँगी। आप आती भी नहीं। मैं आपके पास आऊँगी। ठीक है जी, ठीक है, टेक अ ब्रेक।